हेलो एवरीवन। तो आइए प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान की किताब जिज्ञासा कक्षा 6 का लेसन नंबर 2 संजीव जगत में विविधता शुरू कर रहे हैं। तो आपको बता दें, जो मेरा पिछला वीडियो था उसमें हमने ये जो लेसन है आपका यहाँ तक, ये जो है एक पॉइंट, ये वाला जो पार्ट है यहाँ तक हमने कर लिया था। इससे आगे आज हम शुरू करेंगे 2.1 पार्ट से। ये आपका पेज नंबर आपको बता देते हैं कितना है, 15 नंबर पेज से हम आज शुरू कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे पौधों के समूह कैसे बनाएं। उसके बाद दूसरा है शाख वृक्ष झाड़ियों में अंतर करना। शाख वृक्ष और झाड़ियों में अंतर करना सीखेंगे। आरोही लता और विसर्पी लता क्या होती है, इस वीडियो में आज हम जानेंगे। इसके बाद हम जानेंगे शिराविन्यास क्या होता है, और इसके बाद अगला जो हम इस वीडियो में आज जानेंगे जालिका शिराविन्यास और समांतर शिराविन्यास में क्या अंतर है। इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। इसके बाद इस वीडियो में आज हम मूसला जड़ और जकड़ा जड़ यानी रेशेदार जड़ को भी समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पौधों के समूह कैसे बनाएं, यानी पौधों की हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे, अलग अलग उनको वर्गों में कैसे बांटेंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है, आपने देखा होगा कि पौधे में उनके तने, पत्तियाँ, फूल इत्यादि से संबंधित विशेषताओं में विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्न पौधों के तने मोटाई, ऊंचाई, कठोरता में भिन्न होते हैं, जबकि पत्तियाँ आकृतिक, रंग, आकार और व्यवस्था में भिन्न होती हैं। आपने पिछले क्रियाकलाप 2.3 में पौधों की उपयुक्त किसी एक विशेषता के आधार पर पौधों का समूह बनाने का प्रयास किया। तो पीछे जो हमने पिछली वीडियो में 2.3 सारणी की थी क्रियाकलाप, उसमें हमने ऊंचाई, कठोरता, रंग, व्यवस्था, पौधों के अलग अलग विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गीकृत किया था। अब हम आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने पूर्व की कक्षा में सीखा होगा कि पौधों के समूह उनकी ऊंचाई और तने के प्रकार के आधार पर शाख, झाड़ियाँ, वृक्षों के रूप में बनाए जा सकते हैं। आइए पौधों की विशेषताओं का अधिक विस्तार से अध्ययन करें, इस आधार पर उनके समूह बनाएं। तो हम पौधों को जो मुख्यतः 3 शाख वर्गों में बांट सकते हैं, शाख, झाड़ियाँ और वृक्षों। तो इनकी जो शाख क्या है, झाड़ी क्या है, वृक्ष क्या है, उसका हम आगे वर्णन करेंगे। आइए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आगे क्रियाकलाप 2.4, आइए समूह बनाएं। आइए कुछ अन्य रोचक अवलोकनों के लिए एक बार पुनः प्रकृति की सैर पर चलते हैं। विभिन्न पौधों की ऊंचाइयों को ध्यानपूर्वक देखते हैं। क्या ये सभी पौधे आपस में छोटे हैं या आपसे छोटे हैं, या आपके बराबर ऊंचाई के हैं अथवा आपसे अधिक ऊंचे हैं। तो आपने पौधों को देखना है प्रकृति में, वो आपसे बड़े हैं, छोटे हैं, या आपके बराबर हैं, या आपसे अधिक ऊंचे हैं। तो आगे लिखा हुआ है, तने का रंग भूरा है या हरा, साथ ही उनके तने को छूकर महसूस करें, उन्हें धीरे से मोड़ने का प्रयास करें। क्या आप सरलता से तने को मोड़ सकते हैं अथवा ये कठोर है, ध्यान रखें कि तना टूटे ना। तो आपने तने को देखना है कि जो तना है उसका रंग कैसा है, भूरा या हरा, साथ में उसको छूकर आपने उसको मोड़ कर देखना है, वो आसानी से, सरलता से मुड़ सकता है या यह कठोर है। आगे लिखा हुआ है, यह भी देखें कि पौधों की शाखाएं कहाँ से निकलती हैं, वे भूमि के निकट से निकलती है या तने के ऊपरी भाग से निकलती हैं। अपने अवलोकनों को तालिका 2.3 में दिए गए रिक्त स्थानों में भरो। कुछ उदाहरण आगे भी दिए गए हैं। तो आपने दूसरा अवलोकन क्या करना है, जो पौधे हैं उनकी शाखाएं जो होती हैं, जो टहनियाँ जिन्हें हम कहते हैं, उनको देखना है। वह भूमि के निकट पौधों के पास जड़ के निकट से निकल रही हैं, भूमि के या तने के ऊपरी भागों से निकल रही हैं। आगे लिखा हुआ है, ये आपको एक सारणी दी हुई है यहाँ पर, इसमें हमने जो है तने और तालिका 2.3 ऊंचाई और तने की प्रकृति के आधार पर पौधों के समूह। तो हमने ऊंचाई के आधार पर इनके समूह बनाने हैं, तने और ऊंचाई की प्रकृति के आधार पर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है क्रम संख्या, पौधे का नाम, ऊंचाई, छोटा, मध्यम या ऊंचा, फिर तने की प्रकृति है, हरा है या भूरा, कठोर है या कोमल, मोटा है या पतला, शाखाओं का प्रगटन, यानी शाखाएं भूमि के निकट से निकल रही हैं या तने में ऊंचाई पर, पादप समूह का
नाम, तो उसको हम नाम देंगे अलग अलग। आइए आपको बताते हैं। जैसे आम का पौधा है, यह इस ऊंचाई में ऊंचा होता है, इसके तने का रंग भूरा होता है और तना कठोर होता है, तना मोटा भी होता है। इसमें जो शाखाएं हैं भूमि के निकट से नहीं निकलती, ये तने की ऊंचाई से निकलती हैं। तो ऐसे को हम वृक्ष कहेंगे जिसका तना ऊंचा हो, कठोर और मोटा हो और शाखाएं तने के ऊपर से निकल रही हों। दूसरा है गुलाब। तो गुलाब की जो शाखाएं हैं ऊंचाई है ज़्यादा नहीं होती, मध्यम होती है। इसके तने का रंग भी भूरा होता है, तना कठोर होता है पर पतला होता है। इसमें शाखाएं जो हैं भूमि के निकट से ही निकल रही होती हैं, तो इसको हम झाड़ी कहते हैं। जिसकी शाखाएं जो भूमि के निकट से ही निकलती हैं उस पौधे को हम झाड़ी कहते हैं। इसके बाद आगे टमाटर के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पर। टमाटर यह भी छोटा होता है, यह बिल्कुल छोटा पौधा होता है। इसका तने का रंग हरा होता है, तना कोमल और पतला होता है और शाखाएं भी भूमि के निकट से निकल रही होती, तो इसे हम शाख कहते हैं। शाख की जो शाख है उसमें तना जो होता है, उसकी ऊंचाई होती है वो कम होती है और उसका तना कोमल और पतला होता है और शाखाएं भूमि के निकट से निकलती हैं। तो ऐसे आपने यहाँ पर कुछ उदाहरण और लिखने हैं, और जैसे नंबर 4 पर, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 पर। तो आपने यहाँ कुछ उदाहरणें लिखनी है और उनका मिलान हम मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम जो इस लेसन में जितनी भी ये तालिकाएँ आएंगी उनको अलग अलग से भरेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आगे लिखा हुआ है आपको शाख, झाड़ियों और वृक्ष के बीच अंतर दिखाई दिए। तालिका 2 दी में जानकारी के आधार पर हम पौधों के समूह शाख, झाड़ी और वृक्ष के रूप में कैसे बना सकते हैं। कुछ पौधे बहुत ऊंचे होते हैं और उनके तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं, रंग भूरा होता है और काष्ठ या लकड़ी जैसे, यानी तना लकड़ी जैसा, जैसे लकड़ मोटी होती है वैसा तना होता है। उनकी शाखाएं भूमि से दूर तने की ऊंचाई से निकलना आरंभ होती हैं। ऐसे पौधों को वृक्ष कहा जाता है। उदाहरण के लिए आम का पेड़। तो शाखाएं भी जो है भूमि के ऊपर, जो ये तना है इसके ऊपर से यहाँ से ये सारी शाखाएं निकल रही हैं। दूसरा, इसका तना मोटा है और कठोर है, ये ऊंचाई पर है, तो इसके तने का रंग भूरा भी है, तो इसे हम वृक्ष कहते हैं। ये कुछ वृक्ष की विशेषताएं हैं। वृक्ष किसे कहते हैं अगर प्रश्न पूछा जाए तो बहुत ऊंचे होते हैं, तने मोटे होते हैं, कठोर होते हैं और तने का रंग भूरा होता है और ये काष्ठ यानी लकड़ी जैसे होते हैं और शाखाएं भूमि से दूर तने की कुछ ऊंचाई से निकलती हैं, यानी भूमि के यहाँ नीचे से नहीं निकलती, ऊपर जाकर निकलती हैं। इसे वृक्ष कहते हैं। श्याम का पेड़ का उदाहरण दिया। इसके बाद ये झाड़ी, ख में और ग में जो है शाख के पौधे दिखाए गए हैं। आइए इनकी विशेषताएं देखते हैं जल्दी से। तो इनमें जो लिखा हुआ है, कुछ पौधे पौधे के तने वृक्ष की तरह ऊंचे नहीं होते। प्राय इस प्रकार के पौधे के अनेक भूरे रंग के काष्ठ या लकड़ी जैसे तने होते हैं जो भूमि के निकट से शाखाओं के रूप में निकलते हैं। ये तने कठोर होते हैं लेकिन वृक्ष के तने जितने मोटे नहीं होते। ऐसे पौधे को झाड़ी कहा जाता है। उदाहरण के लिए गुलाब का पौधा। तो इस तरह से जो शाख के बारे में बात की गई है, झाड़ी के बारे में बात की गई है, तो झाड़ी उसको कहते हैं जिनके जो तने होते हैं वृक्ष जितने ऊंचे नहीं होते, तने का रंग भूरा होता है और जो शाखाएं हैं इनकी मेन बात जो है वे भूमि के साथ से नीचे से निकलती हैं, तने के भूमि के निकट से ही निकलती हैं। इनका तना कठोर होता है लेकिन वृक्ष जितने मोटे नहीं होते। तना कठोर होता है पर वृक्ष जितना मोटा नहीं होता। ऐसे पौधों को हम झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब का पौधा है, इसका तना मोटा नहीं पर ये जो कठोर होता है और इसका रंग भूरा होता है और यह भूमि से वृक्ष जितने ऊंचे नहीं, थोड़े ऊंचे होते हैं और इनकी शाखाएं भूमि के निकट से निकलती हैं। दूसरा, जो झाड़ी की बात यहाँ पर की गई है, कुछ पौधे आकार में छोटे होते हैं और तने कोमल और हरे होते हैं, उन्हें शाख कहा जाता है। यहाँ पर झाड़ी और शाख में यही अंतर है। इनके ये पौधे छोटे होते हैं
और इनके तने कोमल और हरे होते हैं। और झाड़ी में तने जो होते हैं वो कठोर होते हैं और भूरे रंग के होते हैं, जैसे टमाटर का पौधा। तो यहाँ पर आप दोनों में अंतर देख सकते हैं। इनका गुलाब का तना कठोर है परंतु इसका तना कोमल है, आसानी से मुड़ जाएगा। तो इस तरह से आगे हम देखते हैं। इनके बाद कुछ पौधों के तने दुर्बल होते हैं और उन्हें ऊपर चढ़ने और बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। इन्हें आरोही लता, जहाँ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्लाइंबर कहा जाता है। कुछ पौधे भूमि के सतह पर फैलकर बढ़ते हैं, उन्हें विसर्पी लता यानी क्रीपर कहते हैं। ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? आइए क्रियाकलाप के माध्यम से जानते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर हमें आरोही लता और विसर्पी लता के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो आरोही लता में तने दुर्बल होते हैं यानी कमज़ोर होते हैं और इन्हें ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। यानी हम जैसे पंजाबी में बोले, अगर डंडा या रस्सी की सहायता से इनको बांधकर ये ऊपर की ओर चढ़ जाते हैं। इस तरह दूसरे कुछ पौधे ऐसे हैं जो सतह पर फैलते हैं यानी धरती पर ही फैलते हैं, उन्हें विसर्पी लता कहते हैं। तो आरोही लता में हम उदाहरण दे सकते हैं, जैसे मनी प्लांट है, और जहाँ आपके लिए जो है ग्लो जो होती है उसकी वेल होती है, वो हम उदाहरण दे सकते हैं। विसर्पी लता जो भूमि पर ही फैलते हैं, जैसे अगर हम देखें मतीरा आपने खाया होगा, आजकल खूब आ रहे हैं, तो ये धरती पर ही फैलते हैं। इसी तरह पेठा जो है उसकी वेल है वो भी धरती पर ही फैलती है। तो आगे लिखा हुआ है, ऐसी कौन सी अन्य विशेषताएं हो सकती हैं जिनके आधार पर आप पौधों के विभिन्न समूह बना सकते हैं? तो आइए देखते हैं आगे। क्रियाकलाप 2.5 आइए तुलना करें। प्राकृतिक सैर के समय आपके द्वारा एकत्रित किए गए विभिन्न पौधों की पत्तियों को देखें। क्या आपको इन पत्तियों की आकृतियों की और संरचना में विभिन्नता दिखाई देती है? तो जो आपने सैर करते हुए पत्तियां देखी हैं अलग अलग, तो देखिए यहाँ पर 3 तरह की पत्तियां दिखाई गई हैं आपके यहाँ पर। तो इन तीनों तरह की पत्तियों में कुछ अंतर है। तो यहाँ पर जैसे ये इस पत्ती में ये जो लिखा हुआ है जालिका रूपी शिराविनाश, ये उदाहरण दी है गुड़हल की पत्ती। तो जैसे यहाँ पर इस पत्ती में ये जो आपको लाइनें नज़र आ रही हैं यहाँ से शुरू हो रही हैं, पर आगे जाकर इसकी इस तरह से ब्रांचेस बन रही हैं। पत्ती में ये इस तरह से जाल अपना बना रही हैं, तो इसीलिए इसको जालिका रूपी शिराविनाश कहते हैं। दूसरा है समांतर शिराविनाश, जैसे केले की पत्ती में सारी जो यहाँ पर ये आपको लाइनें नज़र आएंगी पत्ती में, ये जो है यहाँ से शुरू हो रही हैं, मुख्य जो इसकी ब्रांच है इससे शुरू हो रही हैं। और समांतर शिराविन्यास में जो पत्ती में नीचे से पत्ती के आधार से शुरू होकर जो लाइनें आपको ऊपर की ओर दिखाई दे रही हैं, ये समांतर शिराविन्यास हैं, जैसे शिराविन्यास हैं जैसे घास की पत्ती। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएं देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी जरूर करें। आप देख रहे हैं नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पौधों की पत्तियों पर पतली रेखाएँ देख सकते हैं। इन पतली रेखाओं को शिराएँ कहते हैं। शिराओं द्वारा दर्शाए गए पैटर्न को शिराविन्यास कहा जाता है। आपको चित्र 2.4 क में दिखाई गई पत्तियों की शिराविन्यास में कुछ अंतर दिखाई देता होगा। तो आइए एक बार फिर से इनको देखते हैं। तो ये जो मैंने आपको लाइनें ऐसे ऐसे बताई प्यारे बच्चों, इनको हम शिराएं कहते हैं। इसमें जो शिराएं हैं समांतर हैं, इसमें शिराएं आगे निकल कर इस तरह जालिका रूपी बना रही हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, आप कुछ पत्तियों में मोटी मध्य शिरा के दोनों शिराओं का जाल जैसा पैटर्न देख रहे हैं। इस पैटर्न को जालिका शिराविन्यास कहते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया, तो इसमें जो है जाल सा बन रहा है शिराओं का, मेन जो मोटी शिरा है इसके आगे की ओर, तो इसको हम जालिका रूपी शिराविन्यास कहते हैं। आगे लिखा है ये गुड़हल की पत्ती है। आगे लिखा है इस शिराविन्यास पैटर्न को प्रदर्शित करती है। आप देख सकते हैं कुछ पत्तियों में शिराएं समांतर चलती हैं। इस पैटर्न को आगे लिखा हुआ है समांतर शिराविन्यास कहते हैं। उदाहरण के लिए केले और घास की पत्तियां समांतर शिराविन्यास चित्र 2.4 ख और ग को प्रदर्शित करती हैं। तो ये दोनों जो दूसरे चित्र हैं, ये वाले जो चित्र हैं ख और ग में, इसमें ये शिराएं जो है मुख्य शिरा से आगे जो निकल रही हैं, अन्य शिराएं वो समांतर हैं। इस तरह यहाँ पर घास की पत्ती में भी ये समांतर है, इनको समांतर शिराविन्यास
कहते हैं। आगे लिखा है क्या आपको लगता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले शिलान्यास के आधार पर पौधों के समूह बनाए जा सकते हैं? आइए अब पौधों की जड़ों के बारे में जानने का अन्वेषण करते हैं। क्या सभी पौधों में जड़ें होती हैं? क्या जड़ें एक जैसी होती हैं? तो आगे हम इस वीडियो में जो है पत्तियों के जो जड़ें हैं उनके बारे में जानेंगे। तो ये पत्तियों की जड़ें दिखाई गई हैं, इनके जो प्रकार हैं 3, इनके बारे में हम जानेंगे। तो इस वीडियो में जो है आप आगे देख रहे हैं मेरा नंबर 1 एजुकेशनल चैनल VMC वैदिक मैथ क्लासेस। तो आइए आगे शुरू करते हैं। क्रियाकलाप 2.6 आइए पता लगाइए। आप किसी खुले मैदान में जाइए जहां जंगली शाख और घास उग रहे हैं। इस अभ्यास के लिए आप छोटे शाख का उपयोग कर सकते हैं। खुरपी की सहायता से जड़ों को हानि पहुंचाए बिना कुछ विभिन्न प्रकार के शाखों को सावधानीपूर्वक खोद कर बाहर निकालो। शाखों को निकालने से पहले आप मिट्टी को गीला करके ढीला कर सकते हैं। तो अब आपने जड़ों को निकालना है पौधों की अलग अलग तरह के। तो खुरपी की सहायता से इनको निकालना है। जड़ों को पानी से धोएं और उनका अवलोकन करें। फिर जड़ों को धो लेना है। अवलोकन के पश्चात शाख को दोबारा लगाकर सुनिश्चित करें कि शाख लगातार जीवित रहे और वृद्धि करे। तो जब आपने इनका अवलोकन कर लिया तो आपने इनको फिर से लगा देना है। ये जड़ों में आप अंतर देख रहे हैं। ये एक मुख्य जड़ है प्यारे बच्चों। इससे आगे ब्रांचेस निकल रही हैं। इसमें जो सभी जड़ें हैं यहाँ से ऊपर से शुरू हो रही हैं आधार से। तो इनमें यही फ़र्क है। जो जड़ें आगे ब्रांचेस बनाती हैं उनको हम मूसला जड़ कहते हैं, और जो जड़ें आधार से सभी जड़ें एक साथ निकल रही हैं तो इनको रेशेदार या जकड़ा जड़ें कहते हैं। तो आइए अब पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। आपके द्वारा एकत्रित किए गए पौधों के चित्र जड़ों में क्या समानता है और क्या विभिन्नताएं हैं? चित्र 2.क और चित्र 2.5 ख में प्रदर्शित पौधों की जड़ों में आप क्या विभिन्नताएं देखते हैं? चित्र 2.5 क सरसों की पौधे की जड़ों को ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। इस पौधे की जड़ में एक मुख्य जड़ होती है जिससे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें निकलती हैं। ऐसी जड़ों को मूसला जड़ कहते हैं। मूसला जड़ वाले एक अन्य पौधे का उदाहरण गुड़हल है, जिसे आप क्रियाकलाप 2.1 में देखा और तालिका 2.1 में अंकित किया। तो ये 2 उदाहरण भी आपके यहाँ दिए हुए हैं मूसला जड़ के। जो गुड़हल का पौधा है उसका उदाहरण यहाँ पर दिया है। एक यहाँ पर सरसों का पौधे का, यानी मुख्य जड़ से आगे ये जो ब्रांचेस निकल रही हैं ऐसी जड़ को मूसला जड़ कहते हैं। यानी इसे छोटी छोटी पार्श्व जड़ें भी कह देते हैं जो आगे मुख्य जड़ से निकलती हैं। आगे लिखा हुआ इस पौधे की जड़ें समान माप की। चित्र 2.ख में दिखाया गया है कि पौधा एक सामान्य घास का पौधा है। इस पौधे की जड़ें समान माप की पतली जड़ों के गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं जो तने के आधार से निकलती हैं। ऐसी जड़ों को जकड़ा जड़ या रेशेदार जड़ चित्र 2.5 में कहते हैं। क्या आपका संग्रह में कोई अन्य घास सम्मिलित है? यदि हाँ तो इसकी जड़ें किस प्रकार की? किसी पौधे की पत्ती में शिलान्यास के प्रकार और इसकी जड़ के प्रकार के बीच कोई संबंध है? हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो रेशेदार जड़ जो है जकड़ा जड़ है प्यारे बच्चों आधार से इस तरह से यह एक सारी जड़ें आधार से निकलकर एक गुच्छा सा बनाती हैं। इन्हें रेशेदार जड़ें कहते हैं। तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर क्रियाकलाप 2.7 आइए संबंध ढूंढें और विश्लेषण करें। आप विद्यालय की नर्सरी पौधागार अथवा किसी ने नर्सरी से 5 सामान्य पौधों को एकत्रित करें और उन्हें अपने विद्यालय के उद्यान में लगाएं। ऐसे पौधों के उदाहरण लेमन घास, ज्वारकुश, गेंदा, सदाबहार, पेरीविंकल और अन्य पुष्पीय पौधे हो सकते हैं। उन्हें लगाने से पहले उनकी जड़ों और पत्तियों के शिलान्यास का अवलोकन करें। अपने अवलोकन को तालिका 2.4 में अंकित करें। तो ये आपकी यहाँ पर तालिका बनी हुई है जिसमें आपने जो अलग अलग पौधे लेने हैं उनमें पौधों का पहले क्रम संख्या, फिर नाम, फिर पत्तियों में शिलान्यास का प्रकार, फिर जड़ का प्रकार, ये आपने लिखना है। इस तरह से आपने ये सारणी पूर्ण करनी है। जो हम अगली वीडियो बनाएंगे इस लेसन को समाप्ति पर, उसमें ये सारणियाँ आपने भर लेनी और मेरे साथ मिलान करना है। आगे लिखा हुआ है क्या आपको इन पौधों की पत्तियों के शिलान्यास और जड़ों के प्रकार के मध्य कोई संबंध दिखाई देता है? उदाहरण सदाबहार के पौधे में मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिलान्यास होता है। तो यहाँ पर एक पौधे का उदाहरण दिया है सदाबहार, उसमें जड़ मूसला होती है और पत्तियों में जालिका रूपी शिलान्यास होता है। यह जानने की कोशिश करें कि क्या जालिका रूपी शिलान्यास वाले पौधे में भी मूसला जड़ होती है।
दूसरी ओर लेमन घास के पौधे में जकड़ा, जड़ें और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास होता है। क्या अन्य पौधे जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें जकड़ा, जड़ें होती हैं? सामान्यतः जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास होता है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, जबकि जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है उनमें जकड़ा, जड़ें होती हैं। तो अब आप समझ गए होंगे ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। तो जब आप इनको जड़ों और पत्तियों का विश्लेषण करेंगे तो हम पाएंगे जिन पौधों में जालिका रूपी शिराविन्यास है उनमें मूसला जड़ें होती हैं, और जिनमें समांतर शिराविन्यास होता है जैसे घास तो उनमें जकड़ा, जड़ें होती हैं। तो आगे लिखा हुआ है चने का पौधा मूसला जड़ और पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास का एक उदाहरण है। गेहूं का पौधा जकड़ा, जड़ और पत्तियों में समांतर शिराविन्यास का उदाहरण है। तो ये आपने दो उदाहरण ध्यान रखना है, चना और गेहूं का। तो आइए अब आगे चलते हैं। क्या किसी पौधे के बीज, जड़ के प्रकार और पत्ती के शिराविन्यास में परस्पर संबंध है? क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? तो यहाँ से प्यारे बच्चों क्रियाकलाप 2.8 से हम अगले वीडियो में शुरू करेंगे। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगला वीडियो जो है हम 20 नंबर पेज से शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।